एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं, सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945, जिसमें हम अपना सारा सिलेबस कवर करेंगे। अलोंग विद दैट हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ देखेंगे, जो कि आपका पूरा सिलेबस कवर करेगा। होल कवरेज रहेगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा है। और उसमें ये आपका सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 6 में मिलता है, चाहे बीए प्रोग्राम हो या फिर ऑनर्स हो, हम दोनों के लिए करने वाले हैं। तो हमारा सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप की हिस्ट्री 1870 से लेकर 1945 के बीच में। तो कल आपके एग्ज़ाम है, इसलिए इसको देखना है। एंड पीडीएफ के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, वहाँ पे एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ, सो आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से उसको, और आपको रिप्लाई विद इन 1-2 मिनट्स में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड मेन फीचर्स इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ऑल्सो सो हाउ इट लीड टू इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873। सबसे पहले सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके क्या फीचर्स थे, और अगर वो हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट था, ये तीनों चीज़ डिस्कस करनी है। उसके बाद जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गए थे 1873 में, तो ये डिस्कस करना है। तो देखो, 1870 के अंदर ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, 1873 में ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। तो दोनों कनेक्टेड टर्म्स है, ये हुआ इसकी वजह से ये चीज़ हुई। ठीक है, तो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी। देखो, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड अराउंड 1870। सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो 1870 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यू टिल 20th सेंचुरी। 2000 जो 20th सेंचुरी है उतना कंटिन्यू रहा था। इट वॉज ए पीरियड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन यूरोप एंड यूएस। देखो, यूरोप की बात करें तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, और हमारा इसके अंदर यूरोप के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, मतलब नई नई इंडस्ट्रीज़ बनने लगी थी। रैपिड मतलब फास्टली, जल्दी जल्दी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, और जिन्होंने प्रोडक्शन और जो इकोनॉमिक लाइफ थी वहाँ की वो चेंज कर दी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी 1870 के अंदर। तो अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, हमें सिंपल सा पता है, ये देखना। अब ये सेकंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1870 में आया था, ये क्यों आया था, क्या क्या इसके कॉजेज़ थे। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, न्यू इन्वेंशंस हुए थे, जैसे कि बीसर प्रोसेस, जिससे हम जो प्रोडक्शन करते हैं स्टील का वो चीप उसमें कर सकते हैं, मतलब हमारा प्राइस ज़्यादा नहीं लगेगा प्रोडक्शन करने में। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस हैं ये भी इम्प्रूव हुए थे। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज। अब यूरोप की आप बात करते हो, वहाँ पे तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, जैसे कोयल, आयरन, ऑयल, ये सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल एंड बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे बैंक्स प्रोवाइड कर रहे थे लोन इंडस्ट्रीज़ को, इसलिए इन्वेस्ट करना पड़ा हैवीली, एंड हमारी जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ की वो होनी स्टार्ट हो गई। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, रेलवे, स्टीमशिप्स ये बन गई, तो रेलवे बन रही है तो एक चीज़ दूसरी जगह जाएगी तो जल्दी जाएगी, पहले कॉस्ट भी उसकी कम आएगी। अब देखो, 10 रुपये में आपको रेलवे में कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अगर हमारे यहाँ से गुड़गांव जाना है ना तो 45 रुपीज़ लगते हैं, तो इसका मतलब देखो कितने कम रुपए लगते हैं, अराउंड 100 किलोमीटर होगा। और अगर आप बात करो बस से या फिर उससे अपने खुद के व्हीकल से जाने में, तो वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। साइंटिफिक प्रोग्रेस, यूज़ करना साइंस का इंडस्ट्री के अंदर, ताकि आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्शन दोनों चीज़ें बढ़ें। ठीक है, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क, आप काम को बांट के करो, एक दूसरे के साथ शेयर करके करो, ताकि एफिशिएंसी बढ़े और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये कोजेज़ थे जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हुई थी इनके वजह से। पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया था, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी थी। नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कैपिटल एंड बैंकिंग सिस्टम, बैंक लोन देने लग गए थे इंडस्ट्रीज़ के लिए। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, हम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्दी से कर पा रहे थे, चीपर, सस्ता।
साइंटिफिक प्रोसेस, हम साइंस को भी यूज़ कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सो दैट हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्शन दोनों बढ़े। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके मेन फीचर्स क्या थे। ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे सिंपल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही थी, यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी हैवी इंडस्ट्रीज़ की, जैसे कि स्टील, आयरन, केमिकल, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये एक्सपेंड कर रही थी। ठीक है, मास प्रोडक्शन, गुड्स लार्ज क्वांटिटी, मास मतलब होता है लार्ज, ज़्यादा, जितना ज़्यादा, बिग जिसको बोलते हैं, तो गुड्स जो हैं वो बिग क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में बन रहे थे क्योंकि हम मशीन्स का यूज़ कर रहे थे। उसके बाद है राइज ऑफ बिग कंपनीज़, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनने लगी, और जो जैसे एक पूरा मार्केट है उसमें एक बड़ी कंपनी बन गई तो वो पूरे मार्केट के ऊपर रूल करेगी, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, और ट्रस्ट कंट्रोल कर रही है वो मार्केट को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन आने लगा। अर्बनाइजेशन मतलब जब लोग गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट करते हैं, बिकॉज क्यों शिफ्ट करें, उनको जॉब चाहिए, विलेज से सिटी जा रहे हैं बिकॉज उनको जॉब चाहिए। ठीक है, फिर हमारी यहाँ पे जो यहाँ पे बोले हम कम्युनिकेशन, ये भी इम्प्रूव हो गई, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन वगैरह आ गए, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हमने कनेक्ट कर दी। दीज आर द मेन फीचर्स जिसकी वजह से सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब है हमारा इसके इम्पैक्ट क्या थे, तो यहाँ पे हमारा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है इसका और नेगेटिव भी है, तो हम दोनों देखेंगे बिकॉज हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इम्पैक्ट की बात करें तो मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ा, अगर आप पढ़ के जाओगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पे, आप अच्छा लिखोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन आप पढ़ के नहीं जाओगे और फिर एग्ज़ाम में जाओगे, आप ख़राब लिखोगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, तो ये क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज आपके मार्क्स भी कम आएंगे फिर। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, अब आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करो, तो इससे आपका प्रोडक्शन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, और अब आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी। यहाँ पे ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज करना। तो अब आप डोमेस्टिक तो कर रहे हो, अपने देश में तो कर रहे हो, फिर उसके बाद आप दूसरे देश से भी करोगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी करोगे। इसने किया था यूरोप ने यूएसए के साथ। नेगेटिव क्या इम्पैक्ट्स हैं इस चीज़ के, तो पुअर वर्किंग कंडीशंस दे रहे थे वर्कर्स को, वर्कर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा था उस टाइम पे, और इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी रिच और पुअर लोगों के बीच में, क्योंकि रिच जो लोग थे वो इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे, ओवर डिपेंडेंस हो गए थे हम लोग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। एक्चुअली हम लोग नहीं, यूरोप वाले ओवर डिपेंडेंस, मतलब हद से ज़्यादा डिपेंड हो गए थे किसी चीज़ पे, तो उसको बोलते हैं ओवर डिपेंडेंस। अब है तो भाई हमने देखा कि इसकी वजह से क्या आया था, हमारा ये आया था इन जो इकोनॉमिक डिप्रेशन सेकेंड रिवॉल्यूशन की वजह से। तो क्यों आया, इसका कनेक्शन क्या है। देखो, अगर मैं बोलूँ आपने पढ़ा, इसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आए, तो क्यों आए आपके अच्छे मार्क्स, क्या कनेक्शन है इन दोनों चीज़ों के बीच में, तो ये हमें देखना है। तो देखो, सेकंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1870 में, उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1873 में, तो उन दोनों का कनेक्शन क्या है एक दूसरे के साथ। तो देखो, रैपिड जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, एकदम से इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। सबसे पहली प्रॉब्लम ओवर प्रोडक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा गुड्स बना रहे थे, जिसकी जो इतने लोग खरीद भी नहीं सकते ना, उतने गुड्स उन्होंने बना दिए थे। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड मोर गुड्स देन पीपल कुड बाय, मतलब उतने खरीद नहीं सकते लोग, उतने गुड्स बना दिए थे उन लोगों ने। फिर है एक्सेसिव लोन्स, वो ज़्यादा लोन ले रही थी और स्पेकुलेशंस करती रहती थी, जिसके अंदर लोग फिर इन्वेस्ट कर देते थे। सट्टेबाजी जिसको बोलते हैं स्पेकुलेशन होता है, वो लोग उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते थे ताकि उनको प्रॉफिट मिले, और ये बैंक इनको लोन भी दे रहे थे बहुत ही ज़्यादा। स्टॉक मार्केट फिर क्रैश हो गया, कोलैप्स हो गया, मतलब बिगड़ गया बिल्कुल यूरोप और अमेरिका के अंदर। अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं इफ़ यू डोंट नो। ठीक है, कोलैप्स हो गया फाइनेंशियल मार्केट जो पैसे से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे लोन ज़्यादा ले रहे थे, स्पेकुलेशन ज़्यादा कर रहे थे, इसकी वजह से ये चीज़ हुई। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक फेलियर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अब आपने लोन बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बैंक में भी फेलियर होगा, बैंक फेल कर जाएंगे। मैनी बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ क्लोज हो गई बिकॉज लोन ज़्यादा ले रहे हो, तो अब बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब हट गई, बिकॉज अब बैंक बंद होगा तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो वर्कर्स वो भी जाएंगे वहाँ से, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ेगी।
इसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में सब चीज़ घटिया होने लगी। जैसे कई बार होता है जब हमारे साथ सब कुछ खराब होने लगता है, हम सोचते हैं हम बिल्कुल भी लकी नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, मतलब सब कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, उस टाइम पे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह जब इकोनॉमी के साथ सब कुछ रॉन्ग हो रहा था तो वो डिप्रेशन के अंदर चली गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बैंक भी बंद हो गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए, ज़्यादा गुड्स बन रहा वो बिक भी नहीं रही और लोन वगैरह बढ़ने लगे, तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चला था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आप कंक्लूजन देखो, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसकी वजह से इकोनॉमी में तो प्रोग्रेस आई, लेकिन इंस्टेबिलिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रही वो प्रोग्रेस, जो कि 1870 में आपने किया, उसके बाद 1873 तक वो प्रोग्रेस रही, उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, तो वो 2 साल तक 3 साल तक ही रही। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई, ओवर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। तो ये नेगेटिव साइड है। अगर एकदम से आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो उससे क्या हो सकता है, आगे चल के डिप्रेशन हो सकता है इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए एकदम से भी सरकार अपनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं लगाने देती, उनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो, एनालाइज द कोजेस एंड इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873 1929, कंपेयर बोथ एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट इन यूरोप सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। देखो, एक तो 1873 के अंदर आया, फिर उसके बाद 1929 के अंदर आया, 2 इकोनॉमिक डिप्रेशन आए, 2 बार हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में गई। अगर मैं यहाँ पे हमारी बोल रही हूँ तो इसका मतलब आप यूरोप से कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एक लैंग्वेज होती है जो यूज़ करनी पड़ती है समझाने के लिए, ठीक है। 1873 के अंदर आया यूरोप में और 1929 में, उन दोनों को एक्सप्लेन करना है और उनका जो प्रभाव क्या पड़ा हमारी यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर वो बताना है, ठीक है। यूरोप की इकोनॉमी के अंदर आप समझ सकते हो। तो देखो, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन या तो आपका शॉर्ट नोट आएगा या फिर आपका जैसे ये आ जाएगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873 एक्सप्लेन करो, या फिर 1929 एक्सप्लेन करो, ठीक है। दोनों अलग अलग, या फिर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैं बताऊं तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने कवर, और ऐसे ही लिखना है, जैसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद आपको जो मैंने चीज़ें लिख रखी है, कोजेज़ क्या हुए, क्यों हुआ, ये हमने पहले भी देख लिया, इफ़ेक्ट फिर उसके कोजेज़, ठीक है, दोनों क्यों हुए, फिर उसके इफेक्ट, एंड देन कंपैरिजन दोनों में, फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा यूरोप पे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है आपको भी एग्ज़ाम के अंदर, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले। देखो, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1873 में आया, 1929 में आया, जो कि 2 मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि अफेक्ट करते यूरोप को और पूरे वर्ल्ड को भी, बोथ लेड टू, इसकी वजह से क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के अंदर गरीबी बढ़ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, सरकार गिरने लगी। बट दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के इम्पैक्ट भी डिफरेंट हुए थे, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ों की वजह से हुए थे, ठीक है। तो पहले वाले की बात करते हैं जो कि 1873 में हुआ था, उसकी बात करते हैं वो क्यों हुआ था। तो हमने देखा था पहले ही, ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे थे, इतना प्रोडक्शन कर रहे थे लोग खरीद भी नहीं पा रहे थे उनको, ठीक है। और फिर स्पेकुलेशन होने लगी मार्केट के अंदर, वीक बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग फेलियर हो गए और कोलैप्स कर गए, फिर उससे एग्रीकल्चर प्राइसेस भी डिक्लाइन हो गए। तो ये तो हमने देख लिया, इसकी कोशिश तो हमने ऑलरेडी अभी किए थे। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ा, एक तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं और बैंक्स हैं वो बंद हो गई, बिकॉज वहाँ से आप इतना लोन ले रहे थे, तो उसके पेमेंट करने के लिए आपको या तो आपकी इंडस्ट्री बंद होनी पड़ेगी या फिर बैंक को बंद करना पड़ेगा। इससे बेरोज़गारी बढ़ गई, फिर प्राइजेस कम हो जाते हैं ना तो डिफ्लेशन बोलते हैं, और बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेशन आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई मैनी ईयर्स के लिए, तो ये इसका इफेक्ट था। तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड इफ़ यू गाइज डोंट येट, सॉरी व्हाट आई एम स्पीकिंग, तो अभी तक देखो यहाँ पे हमने वो कर लिया। उसके बाद है यहाँ पे कोजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929, तो हमने 19 मतलब कुछ भी यहाँ पे 1873 के तो कर लिए, यहाँ पे 1929 का करना है, ये हमने अभी तक नहीं किया है, तो ये डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, वॉल स्ट्रीट क्रैश, सडन फॉल हो गया शेयर प्राइसेस में, जिसकी वजह से पैनिक हो गया, लोगों ने अपनी मनी जो इन्वेस्ट की थी वो निकाल ली, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो ये पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन है, ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, सेम प्रॉब्लम जो 1873 में हुई थी कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है कई जगह पे और कई जगह पे बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी सेम है, आप दोनों में सेम लिख सकते हो।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिच लोगों के पास ज़्यादा, वो जो अमीर है वो अमीर बनते गए, गरीब है वो गरीब बनते गए, बिकॉज वो खरीद नहीं सकते उन चीज़ों को, इतनी महंगी चीज़ हो गई। बैंक फेलियर, मैनी बैंक कोलैप्स हो गए बिकॉज उनके पास सेविंग नहीं है, उनकी सेविंग अट गई, लोन दे दिया उन्होंने। तो ये 3 पॉइंट्स तो आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो पॉइंट है ये तो आप दोनों के अंदर लिख सकते हो, और ये वाला आप इसके अंदर ही लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद 5th पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन लोन्स, यूरोप डिपेंड करने लगा यूएस की मनी पे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसके पास पैसा ख़त्म हो गया तब, ठीक है। तो ये इफेक्ट से अब 1929 का जो डिप्रेशन था उसका क्या इफेक्ट था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो ये सेम इफेक्ट है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन कर गया, राइज हो गई पॉवर्टी एंड सोशल अनरेस्ट, कोलैप्स हो गई इंटरनेशनल ट्रेड, तो सारी चीज़ें जो जो हो रही थी अच्छे से वो ख़राब हो गई। उसके बाद इन दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ अलग है, क्या चीज़ कॉमन है, हमें वो देखनी। 1873 और 1929 के डिप्रेशन में क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या चीज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें। दोनों क्यों हुए थे, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रहा था चीज़ों में, दोनों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई, फिर इकोनॉमी डिक्लाइन कर गई, दोनों ने बहुत सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट किया। तो दीज आर द थिंग्स जो कि बिल्कुल सेम है। 1929 में सर्वल और ग्लोबल मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इफ़ेक्ट किया, और 1929 में जो हुआ था वो स्टॉक मार्केट से लिंक था डायरेक्टली, लेकिन 1873 ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, वहाँ पे इतना कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो दीज आर द डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ बिटवीन बोथ ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी 1873 एंड 1929। अब इम्पैक्ट क्या हुआ इन दोनों डिप्रेशन का यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटी के अंदर। सबसे पहले राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से राइज हो गए डिक्टेटर्स लाइक एडल्फ हिटलर, मतलब कुछ ऐसे लोग आ गए उभर के, जैसे क्या होता है अब आपकी इकोनॉमी के अंदर सब कुछ महंगा हो गया तो अब गरीब लोग तो कुछ खरीद नहीं सकते, तो कुछ ऐसे दयावान बनेंगे 1-2 दिन के लिए, उसके बाद ये आपसे काम करवाएंगे। तो ऐसे डिक्टेटर्स, रूल करने वाले लोग आ गए, अगर आप काम नहीं करोगे उनका तो आपको खाना नहीं मिलेगा। वीकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे लोग को राइट होता है कि आप अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, और आप अपनी बात कह सकते हो मन की, जैसे हमारी यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह, और वहाँ पे वो सब चीज़ें बैन कर दी गई। सोशल अनरेस्ट, यहाँ पे स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगी हर एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर वॉर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कंट्रीब्यूट करती है, टेंशन दैट लेटर लीड टू वर्ल्ड वॉर 2, इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। तो वॉर के लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई थी। दोनों डिप्रेशन शो करते हैं वीकनेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल रूल करता है। 1873 में तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। 1873 के अंदर तो जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत लंबे टाइम के लिए स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन 1929 के अंदर डिप्रेशन हो गया था, जिससे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ अफेक्ट हुई थी मेजर ग्लोबल चेंजेस में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो यस, एक्सप्लेन द ईस्टर्न क्वेश्चन इन यूरोप, हाउ डिड बाल्कन नेशनलिज्म क्रिएट टेंशन अमंग यूरोपियन पावर एंड कंट्रीब्यूट टू आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब हम देखेंगे, देखो हमने सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख लिया, इकोनॉमिक डिप्रेशन देख लिया 1873 का, 1929 का, ठीक है। 3 चीज़ हमने कवर कर ली 2 क्वेश्चंस के अंदर। उन तीनों के बारे में अगर कुछ भी आता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, अगर आपने अच्छे से देखा है तो, समझा है तो। अब देखना है कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ, क्या हुआ, और सब कुछ उसके बारे में। तो देखो ईस्टर्न क्वेश्चंस क्या होते हैं, रेफर्स टू पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स जो कि कोज हुई बिकॉज डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। देखो यूरोप के अंदर 18वीं जो सेंचुरी थी उसके अंदर क्या चल रहा था, ओटोमन का एम्पायर चल रहा था। फिर धीरे धीरे जब 19th सेंचुरी ख़त्म होने लगी और 20th सेंचुरी आने का टाइम हो गया था, तब यूरोप के अंदर जो ओटोमन का एम्पायर था, ओटोमन जो रूल कर रहा था, वो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। वो धीरे धीरे कम होने लगा, लोग पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली चेंज होने लगे और वो क्वेश्चन करने लगे हर एक चीज़ पे कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है।
तो यूरोपियन जो पावर थी वो वहाँ पे जो टेरिटरीज थे उस पर कंट्रोल करना चाहती थी, स्पेशली इस रीजन पे, बाल्कन के रीजन पे। और यहाँ पे ये जो बंदा था ये ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देता था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम राइज हुई थी। इसने ही ये जो ओटोमन एम्पायर है उसका डिक्लाइन करने में इसका सबसे बड़ा हाथ था। ठीक है, व्हाट वॉज ईस्टर्न क्वेश्चन। तो सबसे पहले ईस्टर्न क्वेश्चन क्या था, द ओटोमन एम्पायर वॉज वीकिंग एंड लूजिंग इट्स कंट्रोल ओवर लैंड्स इन यूरोप। तो वो वीक होने लगा और अपना कंट्रोल छोड़ने लगा। यूरोपियन पावर्स क्या है, जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन वांटेड टू कंट्रोल दिस एरिया। ये ऐसी कंट्रीज है जो कि इस एरिया को कंट्रोल करना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके बीच में रिलायवरी हुई और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिस इन मेजर पावर्स के बीच में, जो हमने बात करी रशिया, ब्रिटेन वगैरह के बीच में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस, इस रीज़न को सब क्यों लेना चाहते थे, वाई, ये ऐसा क्या खास था इस चीज़ में। तो इसके अंदर ऐसी कंट्रीज़ इंक्लूड थी जैसे सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया। तो ऐसी कंट्रीज़ इंक्लूड थी जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, या फिर हम बोले तो जियोग्राफिकल लोकेशन इनके अच्छे थे। ये एरिया ओटोमन रूल के अंदर कंट्रोल थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, ये उस रूल से बाहर होना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट थे ट्रेड और मिलिट्री रूट्स के लिए। अब यहाँ से अगर दूसरी कंट्री जाना है तो ये रूट थे, यहाँ से हम जा सकते हैं। अगर ये खुद इंडिपेंडेंट हो गए तो ये हमें जाने ही नहीं देंगे, इसलिए जो कंट्रोल करेगा वो ट्रेड अच्छे से कर पाएगा, उसकी मिलिट्री अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ हुई थी। सॉरी। अब राइज ऑफ बल्कन नेशनलिज्म। तो अब ऐसा इसका कैसा नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ, तो डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। इनकी डिज़ायर थी कि इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तो इन्होंने क्या इनको क्या चाहिए था, ओटोमन रूल से फ्रीडम चाहिए थी। ठीक है, सपोर्ट फॉर बिग पावर्स, रशियन सपोर्ट करता था बिग नेशंस की जैसे सर्बिया, और ये जो है ये अपोज करता था इसके सर्बिया का। तो यहाँ पे क्या होने लगा, देखो मेन प्रॉब्लम क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ पे कंट्रीज़ लाइक ग्रीस, सर्बिया बिकम इंडिपेंडेंट और नई नई स्टेट बनने लगी। अब इसके बाद बहुत सारे वॉर भी हुए, युद्ध हुए 1912 से लेके 1913 के बीच में। ठीक है, बल्कन कंट्रीज़ फोर्ट, उन्होंने अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लड़ा, ओटोमन एम्पायर जो उसके ऊपर रूल कर रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ी। लेटर उन्होंने उसके बाद अपनी टेरिटरीज़ के लिए, खुद के लिए लड़ा। फिर इसकी वजह से टेंशन और इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई उसी रीजन के अंदर, तो ये वॉर्स हुए। अब हाउ बाल्कन नेशनलिज्म लीड टू वन। अब ये बाल्कन नेशनलिज्म से ही जो है वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, तो कैसे हुआ था वो देखना है। ठीक है, इसकी वजह से ये शुरू हुआ था, तो कैसे हुआ था, वी हैव टू सी दैट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो ये दो कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा। जो गुलाम लोग थे सारे इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ठीक है, तो रशियन सपोर्टेड सर्बिया, रसिया ने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, फिर जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रिया है उसके साथ उसकी जो हाथापाई है वो बढ़ने लगी, आप ऐसा बोल सकते हो। एसेस्केशन एट साराजेवा 1914 के अंदर जो आर के ड्यूके फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रेलिया वॉज किल्ड बाय सर्बियन नेशनलिस्ट। यहाँ ऑस्ट्रिया का एक इंसान था जो कि सर्बिया के इंसान ने मार दिया। ठीक है, और इवेंट फिर इसकी वजह से ट्रिगर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, नेशनलिस्ट इंसान था। ठीक है, इसकी वजह से ट्रिगर जो हमारी वॉर स्टार्ट हुआ था। अलायंस सिस्टम, यूरोपियन कंट्रीज डिवाइडेड थी इनटू अलायंसेस, जिसकी वजह से छोटा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया उससे भी एक वर्ल्ड वॉर बन सकता था। ठीक है, तो अब ईस्टर्न क्वेश्चन रिलायवरी बन गया अमंग यूरोपियन पावर्स, वाइल बाल्कन नेशनलिज्म के बीच में टेंशन बढ़ गई इस वजह से। और ये जो फैक्टर्स हैं ये एक साथ रोल प्ले करेंगे तभी एक वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो सकता था, और वो ये हो गया था अपना। अब देखो वर्ल्ड वॉर के बारे में डिटेल में, उसके कोजेज़, वो क्यों हुआ था, कोर्सेस कैसे क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस अब वो हो गया, उसके बाद उसके प्रभाव क्या थे, किसके, वर्ल्ड वॉर 1 के। तो हम देखने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में सारी चीज़ें इन डिटेल। तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1914 से लेकर 1980, 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये हुआ था। वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल वॉर इन्वॉल्विंग मेजर यूरोपियन कंट्री। वर्ल्ड वॉर मतलब जब सारा संसार इसके अंदर इंक्लूड होता है। स्टार्टेड एज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये बाल्कन में स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये लार्ज स्केल पे होने लगा बिकॉज ऑफ अलायंसेस और टेंशंस।
दूसरे कंट्रीज़ को भी टेंशन होने लगी थी उस चीज़ की वजह से। अब ये क्यों हुआ था, कोजेज़ क्या कोजेज़ थे वर्ल्ड वॉर 1 के? सबसे पहले मिलिट्रिज्म। कंट्री इंक्रीज कर रही थी अपनी आर्मीज़ को और बिलीव कर रही थी उनको कि भाई आप फोर्स यूज़ करो, जो अपनी जो फोर्स है उसको यूज़ करो सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को। अगर कोई नहीं मान रहा आपकी चीज़ें तो आप उसको फोर्स को यूज़ करो। दे आर यूजिंग दिस, ठीक है, मिलिट्री को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद है अलायंस सिस्टम। यूरोप डिवाइडेड था 2 ग्रुप्स में, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एनएटी। ट्रिपल अलायंस के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली आते हैं। ट्रिपल एनएटी के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया आता है। अब इनके बीच में लड़ाई होगी तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वॉर बनेगा। इम्पेरियलिज्म, कंपटीशन होने लगा था कॉलोनीज के बीच में और रिलेवरी नेशंस के बीच में। नेशनलिज्म, अब आपके बीच में देशभक्ति की भावना है तो आपकी देशभक्ति के ऊपर कुछ भी कोई करेगा तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और बाल्कन्स में तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आया था। इमीडिएट कोज, अब उसकी डेथ हो गई थी जो कि सर्बियन नेशनलिस्ट ने मारा था, तो उसकी वजह से अब उनको तो जवाब देना था, तो उसकी वजह से भी ये वॉर हुआ था। कोजेज ऑफ वॉर, 1914 के अंदर इस वॉर की स्टार्ट हुई थी, जो कि डिक्लेयर किया था वॉर ऑन सर्बिया। ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर किया था कि वो सर्बिया पे वॉर करने वाले हैं। अलायंसेस बोट मोर कंट्रीज इनटू वॉर, और फिर उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे तो और कंट्रीज आती गई। कुछ कंट्री इसके सपोर्ट में आई, कुछ कंट्री इसके सपोर्ट में, ठीक है। तो इन दूसरे के जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो एक दूसरे के साथ कंट्रीज आएंगी, इससे बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज आती गई, इसकी वजह से वॉर बढ़ता गया। वेस्टर्न फ्रंट, फाइटिंग बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन टीच वारफेयर। आप देखो ये पूरा है, यहाँ पे वेस्टर्न इलाका होता है, फिर ईस्टर्न इलाका होता है। तो वेस्टर्न फ्रंट पे ये कंट्रीज थी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। ईस्टर्न में जर्मनी और रशिया थी, यहाँ पे ये दोनों फाइट कर रही थी। फिर उसके बाद एंट्री ऑफ यूएसए 1917 के अंदर यूएसए की भी एंट्री हो जाती है, जो कि जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता है और उनकी जो दुश्मन है उनकी हेल्प करता है। फिर ये 1918 के अंदर वॉर ख़त्म होता है, जर्मनी हार जाती है और ये वॉर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई जहाँ पे यूएसए चल जाता है वहाँ पे तो जीत पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते नहीं हो इसके पास कितने आर्मी वगैरह है सब कुछ। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, अब इसके प्रभाव क्या पड़े। लॉस ऑफ लाइफ और डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे सोल्जर्स थे, सिविलियंस थे जो कि इस वॉर के अंदर डेथ हो चुकी थी उनकी, तो उनकी लाइफ से लेकर डिस्ट्रक्शन हो गया। फॉल ऑफ एम्पायर, जर्मन का रूल था, ओटोमन, ऑस्ट्रो और जो रशियन एम्पायर था, ये रूल भी बोल सकते हैं एम्पायर को, तो ये हट गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी में डेट्स ज़्यादा आ गई। आपने जब चीज़ें ली होंगी, वेपन्स लिए होंगे, तो उससे डेट्स आई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पे चली गई। ट्रीटी सिस्टम, अब एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तो दोनों को अगर रोकना है तो उनके बीच में आप क्या साइन करोगे, ट्रीटी साइन करोगे। तो वो ट्रीटी अगर आपको साइन करनी है तो ट्रीटी, बहुत सारी ट्रीटी साइन होगी, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वेसेलिस, तो ये 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई, तो ट्रीटी सिस्टम आ गया कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू नेशंस, 2 नई नेशन यहाँ पे फॉर्म हुई, नई कंट्रीज़ फॉर्म हुई। फिर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, हार्श कंडीशंस जर्मनी की, जिसकी वजह से उनको इंजर आया और इससे फ्यूचर वॉर भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 ने चेंज कर दी गई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यूरोप का, ओल्ड एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, न्यू टेंशंस बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से और भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी डन होता है। उसके बाद है क्रिटिकली एनालाइज द ट्रीटी। तो अब हमने अभी बात की थी ट्रीटीज़, तो ट्रीटी को एनालाइज करना है, वेस्टर्लिस की, वाई इट इज़ कंसिडर, और क्यों माना जाता है कि इस ट्रीटी की वजह से दोबारा से फ्यूचर में लड़ाई हो सकती है यूरोप की किसी और नेशन के साथ। तो ये साइन हुई थी 1919 में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, पीस मेंटेन करने के लिए। बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, लेकिन इसने पीस तो मेंटेन नहीं किया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम यूरोप के अंदर क्रिएट कर दी गई इसकी वजह से। तो इस ट्रीटी के अंदर ऐसा क्या लिखा था, सबसे पहले वार गिल्ट क्लोज, आर्टिकल 231, जर्मनी वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वॉर। जर्मनी को फोर्स किया गया कि आप एक्सेप्ट करो कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये वॉर हुआ था। रिप्रेशंस, तो इसका मतलब है जर्मनी हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू एलाइड नेशन, जिसके साथ इसने लड़ाई की थी उसको इन्होंने पैसा देना पड़ा। जर्मनी ने क्या की, पेमेंट की, ठीक है। टेरिटरियल लॉसेस, कुछ ऐसी जगह थी जो जर्मनी की जो कि उससे छीन ली गई, ठीक है, जैसे कि सम लैंड गिवन टू पोलैंड, कॉलोनीज जो थी जर्मनी की वो ले ली गई। एलायंसी जो लॉरेंस थे गिवन टू फ्रांस, वो फ्रांस को दे दी गई, तो ऐसा हुआ।
फिर मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जर्मनी आर्मी रिड्यूस कर दी गई 1 लाख सोल्डर्स, कि जर्मनी की आर्मी के अंदर सिर्फ 1 लाख सोल्डर रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। एयरफोर्स आपको अलाउड नहीं है, नेवी भी लिमिटेड है, कुछ है लेकिन लिमिटेड है, ठीक है। तो ये ट्रीटी के अंदर चीज़ें थी। अब क्रिटिकल हम एनालिसिस करें कि इस प्रॉब्लम क्या थी इस ट्रीटी की। सबसे पहले हार्श हो गई है जर्मनी पे, बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दे दी एक तरफ से हम बात करें तो, जिसकी वजह से जर्मनी को अब गुस्सा आएगा, फिर से ह्यूमिलिटेशन होगी और फिर से वो लड़ाई करने की सोचेगा। अनफेयर कंडीशंस, कई जगह तो जर्मनी को अलाउड ही नहीं था कि वो किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट में वो साइन भी करें। इकोनॉमिक बर्डन आ गया, अब आपको पेमेंट करनी है उनको ह्यूज अमाउंट, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ की जो भी अमाउंट करेंसी है तो वो कहाँ से आएगी, इसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी वो वीक हो गई, अनपॉपुलर। इग्नोर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो प्रिंसिपल्स थे फॉरेन रूल के अंडर, वो उन्होंने इग्नोर कर दिए गए, और यहाँ पे लोगों को फॉरेन रूल के अंदर रहना पड़ा, बहुत सारे लोगों को। अब इससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था, इकोनॉमिक हार्ड हो गई, ह्यूमिलिटेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। डिज़ायर फॉर रिवेंज, अब उनका बदला करने का मन कर रहा होगा, वो आपसे कोई पनिशमेंट इतनी ज़्यादा दे दी तो आपका तो करेगा ही मन, तो वैसे जर्मनी का कर रहा होगा। वीक पीस सिस्टम, ये पीस करने के लिए नहीं था बल्कि ये रिवेंज करने के लिए ज़्यादा था, इतनी पनिशमेंट नहीं देते किसी भी को। लिंक टू, इसकी वजह से फिर वर्ल्ड वॉर 2 होगा, ठीक है। अब हमारा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एम स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वाई डिड फेल टू मेंटेन पीस। अब हमने बनाया था लीग ऑफ नेशन पीस बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका एम क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, और क्या उसने रियलिटी में पीस लेके आया। तो मैं पहले ही बता दूं नहीं लेके आया वो, और क्यों फेल हो गया हम देखने वाले हैं। तो लीग ऑफ नेशन वॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे 1920 में बनाया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1970, तो ये वर्ल्ड वॉर 18 यहाँ पे ये ख़त्म होने के बाद 1920 में बनाया गया था, ताकि पीस मेंटेन हो और फ्यूचर वॉर से हम बच सकें, फ्यूचर में वॉर काम हो। अब फॉर्मेशन, ये क्रिएट किया गया था ट्रीटी ऑफ वेसले इसके अंदर, ये उसका पार्ट था। ये आइडिया यूएस के प्रेसिडेंट ने दिया था, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके थे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया था, बट सम मेजर पावर्स इससे दूर ही रही, ठीक है। ये चीज़ थी फॉर्मेशन। अब उसके बाद है हमारा यहाँ पे एम्स क्या थे इस नेशन के, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस, और उसके बाद हमारा है ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन अमंग नेशंस, कि एक नेशन दूसरे के नेशन के साथ कोऑपरेट करके चले। डिसहार्समेंट को ये रिमूव करता है एंड सोल्व करता है इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट हुए थे उनको पीसफुली, शांतिपूर्वक, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या था इसके अंदर, एक तो असेंबली थी जिसके अंदर सभी कंट्रीज़ के मेंबर थे, हर एक कंट्री का एक वोट है। काउंसिल भी है जिसके अंदर मेजर पावर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगी, और उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी भी हैं जो कि हैंडल करेंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है वो। यहाँ पे परमानेंट कोर्ट है इंटरनेशनल जस्टिस के लिए, जो कि लीगल जो काम है वो करेंगे, ठीक है। अब ये फेलियर क्यों हुआ इसका, तो फेलियर सबसे पहले एब्सेंस ऑफ मेजर पावर यहाँ पे नहीं थी। यूएस ने कभी ज्वाइन नहीं किया, जर्मनी ने, यूएसएसआर ने ज्वाइन किया था लेट, तो यहाँ पे यूएस ने नहीं ज्वाइन किया, इन्होंने किया था लेकिन बहुत ज़्यादा लेट। नो मिलिट्री पावर, इस लीग के पास कोई भी लिमिट आर्मी नहीं थी ताकि ये अपने डिसीजन को इन्फोर्स कर पाए। वीक डिसीजंस अनएम्यूनियस एग्रीमेंट के थ्रू हो रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। फेलियर इन क्राइसिस, ये अगर कोई क्राइसिस आ गए तो उसको स्टॉप नहीं कर पा रहा था इटली वगैरह, बिकॉज इसके पास आर्मी नहीं थी। राइज ऑफ डिक्टेटर्स, ऐसे लीडर्स उभर रहे थे जो कि आपको बोलेंगे कि हम लोग करेंगे ऐसा कुछ, जो कि इस लीग को इग्नोर कर रहे थे और वो अपनी खुद की आर्मी बना रहे थे, ठीक है। इसके वजह से ये फेलियर हो गया। तो ये लीग ऑफ नेशन एक गुड आइडिया था लेकिन ये प्रैक्टिस में रियलिटी में फेल हो गया और इसको सपोर्ट भी नहीं मिला, इसका स्ट्रक्चर भी वीक था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। अब हमें देखना है डिस्कस द कोजेज इवेंट्स रिजल्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। अब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1905-1970, उस वो देखना है क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ था और उसको क्या हुआ फिर। और उसके बाद देखना हाउ डिड दे लीड टू राइज ऑफ बोल्शेविक रूल कब राइज हुआ, क्यों हुआ था,
ठीक है, वो देखना है हमें। तो रशियन रिवॉल्यूशन 1905-1917 के अंदर एक मेजर इवेंट थी जो कि एंड करती है रूल ऑफ टीसर एंड लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अंडर व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पे इनका जो रूल है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की। ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? यहाँ पे पॉलिटिकल ऑपरेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल इनइक्वालिटी, इन तीन चीज़ों की वजह से ये आपका है रिवॉल्यूशन ये हुआ था। अब रशियन रिवॉल्यूशन 1905 का, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। 1905 में फर्स्ट मेजर चैलेंज हुआ था अथॉरिटी के साथ, टीसर निकोहोल्स 2। पीपल इन रशिया अनहैप्पी थे बिकॉज वहाँ पे पुअर कंडीशंस, जो वहाँ पे कंडीशन, जो वर्कर काम कर रहे थे उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी। उनको पैसा, वेजिस इन रिटर्न ऑफ वर्क उनको बहुत कम मिल रहा था, और जो उनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे वोट वगैरह देने के। इस सिचुएशन में रशिया डिफीट करता है रशिया जापानीज़ वॉर के अंदर, जो कि शो करता है कि इनकी गवर्नमेंट बहुत ही वीक है। इसी मेजर इवेंट को बोलते हैं ब्लडी संडे टुक प्लेस व्हेन पीसफुल प्रोटेस्टर्स वर शूट बाय सोल्जर्स। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने शूट कर दिया उनको। दिस लीड टू वाइड स्प्रेड, इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई अक्रॉस द कंट्री। एज ए रिजल्ट टीसर इंट्रोड्यूस हुआ, सम रिफॉर्म्स लेके आए इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ, वहाँ पे जो रसिया है उसके अंदर पार्लियामेंट बनी जिसको हम बोलते हैं दूमा। हावेवर ये जो रिफॉर्म्स थे ये हमारे लिमिटेड थे, और ये टीसर के पास फिर भी पावर रहती थी। उन्होंने रिफॉर्म्स दिए लेकिन बहुत ही लिमिटेड थे, फिर भी पावर उनके पास थी ज़्यादातर। देयरफॉर प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व नहीं हुई थी फर्स्ट रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर, जो कि 1905 में था। अब दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो वो 1917 में आएगा। 1970 में ये सीरियस और इससे कंप्लीट कोलैप्स हो गया टेररिस्ट सिस्टम का। रसिया पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड वॉर 1 में, जो कि इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगर आप वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसकी वजह से फूड का शॉर्टेज हो गया, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, प्राइसेस हर एक चीज़ के वो बढ़ने लगे, मिलिट्री के अंदर लॉस होने लगा। तो ये इन तीन चीज़ों की वजह से जो यहाँ पे जो लीडर था उसके ऊपर लोगों का विश्वास कम हो गया, मतलब कतई कम हो गया, हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल जीरो। फिर फरवरी 1917 के अंदर लोग प्रोटेस्ट और स्ट्राइक करने लगे उसके अगेंस्ट, लीडर के अगेंस्ट, ताकि ये जो मोनार्की का रूल है इसको हटा सकें। फिर यहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, लेकिन उसने भी ये मेजर इश्यू सोल्व नहीं कर पाई वॉर वगैरह के, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के। तो वो नहीं कर पाई, तो फिर बोल्शेविक को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अगर ऐसा कर सकते हो तो आप कर लो, मेंटेन कर लो। अक्टूबर 1917 के अंदर बोल्शेविक, जिसको जो चला रहा था वो था लेनिन, ओवरथ्रू करता है प्रोविजनल गवर्नमेंट को, हटा देता है और वो कंट्रोल कर लेता है रसिया के ऊपर। तो 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन में ये हुआ था। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया था रशियन रिवॉल्यूशन दूसरे वाले का, कि यहाँ पे बोल्शेविक रूल करने स्टार्ट कर देते, राइज हो जाता है उनके रूल का। रशियन रिवॉल्यूशन, इससे मोनार्की जो है राजा महाराजा का रूल वो तो ख़त्म हो जाता है, उससे एक स्टेट भी बनती है हमारी कम्युनिस्ट। बोल्शेविक को सपोर्ट मिलता है पीस, ब्रेड, और यहाँ पे लैंड का पीस, शांति, ब्रेड खाने के लिए, लैंड रहने के लिए, तो कपड़ा मकान रोटी बोल सकते हैं। विच अपील टू सोल्जर्स, वर्कर्स और पीजेंट्स, इन तीनों को मिलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो तो रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो भी फेल हो गई। दे लीड टू, फिर उससे क्या हुआ, बोल्शेविक का रूल आया, फिर उसने जो रशियन की जो हमारी रशियन की इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कम्युनिस्ट स्टेट में, और हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर दो, एंड कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि कैसा रहा आपका ये सब्जेक्ट और कैसा लगा, और एग्ज़ाम के आने के बाद तो ज़रूर शेयर करना कि कैसे एग्ज़ाम गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी, इटली के अंदर जो चीज़ें हुई उनकी कंपेयर करना है और सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। तो फैसिज्म इन इटली के अंदर हुई थी, नाजिज्म इन जर्मनी, जो कि अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी थी, जो कि कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। दोनों अमर्ज हुई थी बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और लोगों को डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा था। फैक्टर्स, अब ये क्यों हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली ने बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस की, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि इटली के पास
कुछ ज़्यादा नहीं बचा वॉर के बाद। दिस क्रिएटेड एंजर और फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल। इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये हुआ। एक तो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कमज़ोर है, दूसरा सोशलिज्म कम्युनिज्म का फियर आ गया, नेशनलिस्ट की फीलिंग्स। इनकी वजह से इस सिचुएशन के अंदर बेनिटो मुलेसन, जिसको एक इंसान है जिसको सपोर्ट मिला और उसने प्रॉमिस किया कि वो सारी चीज़ें जो वो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से, ऑर्डर और नेशनल प्राइड की वजह से उसको ये चीज़ें मिल गई, तो उसका राइज हो गया फैसिज्म का। अब जर्मनी के अंदर हम देखेंगे नेशनलिज्म का कैसे राइज हुआ। जर्मनी की बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हुई थी बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि हमने देखी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने साइन की थी। तो ट्रीटी ने बहुत सारे हैवी रेपिशन, मतलब अब वॉर ख़त्म हो गया तो हमें बहुत सारा पेमेंट करना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 और 1873 के अंदर। तो हार्श ट्रीटी थी ये। इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वीक वेमेन रिपब्लिक, फियर ऑफ कम्युनिज्म। तो इस यहाँ पे भी एक इंसान आया था जिसने रूल करना स्टार्ट किया था, जो कि था जिसको हम बोलते हैं नेजिज्म। तो सिमिलरिटी क्या है फैसिज्म और नेशनलिज्म के में। तो यहाँ पे दोनों के अंदर एक ही इंसान आता है, रूल करता है, वन पार्टी डिक्टेटरशिप। अपोजिशन वो सप्रेस्ड, जो दूसरी जो लोग हैं उसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, वो वादे करते, प्रोमिस करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रोपेगेंडा एंड वॉयलेंस, तो ये वॉयलेंस का यूज़ करते हैं। अगर कोई नहीं मान रहा कि हम आपको नहीं रहने देंगे तो वो वॉयलेंस का यूज़ करते हैं। एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों नेसिज्म और जेनिज्म दोनों फेसिज्म और नेजिज्म दोनों यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन, तो ये आप देख सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं नहीं करवा रही अभी आपके लिए। तो ठीक है, कंक्लूजन हमने जो भी पढ़ा वही है सारा। तो अब है डिस्कस द मेजर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, अब 2 आएगा, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे। 2 क्यों आया, क्योंकि ट्रीटी हुई थी साइन। तो ये आया था 1939 से 1945 के बीच में, जो कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसके अंदर सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड की इन्वॉल्व थी, मोस्ट ऑफ द कंट्री, एक दो को छोड़ के। ये क्यों हुआ था, क्योंकि हम पीस मेंटेन करना फेल हो गया था हमारा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और एग्रेसिव जो पॉलिसीज़ थी कुछ नेशंस के लिए, उसकी वजह से आया था। अब कॉजेज़ क्या थे वर्ल्ड वॉर 1 के 2 के। द वॉर इज़ नॉट सडन, ये वॉर एकदम से नहीं हुआ था, ये लॉन्ग टर्म डेवलप हुआ था और शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की वजह से। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इस ट्रीटी ने जर्मनी पे बहुत ज़्यादा हाई पनिशमेंट लगा दी, उसकी वजह से उनको रिवेंज लेने की वो आ गई। फेलियर, हमने लीग ऑफ नेशन सिस्टम बनाया था जिसका भी फेलियर हो गया। डिक्टेटर्स बढ़ने लगे, वो प्रोमिस करने लगे। पॉलिसी अपीसमेंट, ब्रिटेन और फ्रांस को अलाउड नहीं था कि अलाउड हटा दिया गया कि जर्मनी आप ग्रो नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए 1929 के अंदर, लोगों को खाने के लाले पड़ गए, हम बोलते हैं ना हरियाणवी में। तो इस वजह से हमारे ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। की इवेंट वॉज जर्मनी इन्वेंशन पोलैंड के अंदर 1939, यहाँ पे ये वॉर जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है इसकी वजह से क्या हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 का सीरियस इफेक्ट पड़ा है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ पीपल डेथ हो गई और सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। एंड ऑफ फैसिज्म, जर्मनी और इटली में जो रूल कर रहे थे उनको भी हरा दिया गया। इकोनॉमिक डैमेज, यूरोप की अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। और जो वॉर है वो कम्प्लीटली चेंज करता है ग्लोबल पावर के स्ट्रक्चर्स को। कोई अमीर हो गया, अब कोई कंट्री गरीब बन गई। अब क्या क्या चेंजेस हुए पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो जो पॉलिटिकल मैप है और पावर सिस्टम है वर्ल्ड का वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। राइज ऑफ सुपर पावर, यूएसए यूएसएसआर ये और पावरफुल बन गए। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर कब होता है, जैसे आप और आपके दोस्त हो, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन आप सामने से लड़ाई नहीं करते ना आप पीछे से करते, मतलब हाँ लड़ाई चल रही है, बोल नहीं रही हो एक दूसरे से, शांतिपूर्वक लड़ाई वो, तो वो हो गई। डीकोलोनाइजेशन, बहुत सारी कॉलोनीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो गई, उनके पास भी पावर चली गई, जो फॉर्मेशन होने लगी नई नेशंस की वर्ल्ड पीस बनाने के लिए। नेक्स्ट है अब शॉर्ट नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने कर लिया, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1873 का कर लिया, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 का कर लिया, स्पेनिश सिविल वॉर, बोल्शिक रिवोल्यूशन देख लिया, बाल्कन नेशनलिज्म देख लिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। कुछ चीज़ें हमने कर ली, कुछ नहीं किए, तो हम जो नहीं किए वो करने वाले हैं, वैसे ऊपर ऊपर से देखेंगे। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, ठीक है, ये 1870 में स्टार्ट हुआ था। फिर इंडस्ट्रीज़ में चेंज हुआ, इसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आई। फिर यहाँ पे डिप्रेशन आया इसकी वजह से 1873 का। तो डिप्रेशन क्या था, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई बिकॉज आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो और लोन ज़्यादा ले रहे हो, बैंक का फेलियर हो गया,
स्टॉक मार्केट के प्राइसेस घट गए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ओवर प्रोडक्शन हो गया। हमने देख लिया ऑलरेडी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में है, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर क्राइसिस हो गई यूएसए और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी हो गई, लोग गरीब होने लगे, ट्रेड में डिक्लाइन होने लगा और कुछ लीडर्स उभर के आने लगे जो कि रूल करने वाले थे। स्पेनिश सिविल वॉर 1936 से लेकर 1939 में होता है ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन रिपब्लिकन जो सपोर्टर थे डेमोक्रेसी के नेशनलिस्ट लीड बाय जर्नल, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हिटलर और मैसोलिनी जो स्प्रेड करते थे फ्रांसिस को सपोर्ट करते थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्टेटरशिप आ गई स्पेन के अंदर, एक आर्मी रूल करने लगी। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो कि अक्टूबर 1917 के अंदर आया था। बोल्शेविक जो कि ये जो इंसान है ये लीड कर रहा था इसको, जो ये रसिया के अंदर आया था। प्रोविजनल जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी उसको हटा दिया गया, कम्युनिस्ट रूल बिठा दिया गया, लैंड और जो इंडस्ट्रियल नेशनलिस्ट कर दी गई, एंड फिर है बाल्कन नेशनलिज्म। तो ये डिज़ायर थी बाल्कन पीपल की, वो गेन कर इंडिपेंडेंस ओटोमन एम्पायर से। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने लगी यूरोपियन पावर्स के बीच में, इंडिपेंडेंस की वो डिमांड करने लगे, रसिया को सपोर्ट करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और वर्ल्ड वॉर 1 हो गया इसकी वजह से। फिर एक ट्रीटी हुई, फिर ट्रीटी के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सो ये बनाई गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में, ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सके, वर्कर्स को राइट को बढ़ा सके, लेबर स्टैंडर्ड बना सके कि अगर आप 8 घंटे इनसे काम करवा रहे हो तो यू हैव टू पे समथिंग लाइक इतना, तो 1000 रुपये से तो ज़्यादा पेमेंट करनी होगी। तो ऐसे हम लेबर स्टैंडर्ड सेट कर दें। वर्कर्स के अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जैसे चाइल्ड कुछ लोग 14 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं वो काम नहीं कर सकते, तो अगर आप उनसे काम करवाते हो तो उनके अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ट्रिपाइट सिस्टम को हटा देगा। आप हो एक दूसरा इंसान है, ये जो मेन यहाँ पे आपको काम करना है लेकिन आप इसके थ्रू कर रहे हो तो ये आपसे बीच में कमीशन खा रहा है, तो इसको हटा दिया गया। 2 ही लोग रहेंगे यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस, तो 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाए गए, जिसकी वजह से पीस और कोऑपरेशन बढ़ेगी 2 कंट्रीज़ के बीच में या फिर सारी कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में कुछ लोग थे जैसे कि जनरल असेंबली, जिसमें हर एक कंट्री का सारे मेंबर एक मेंबर रहेगा और एक मेंबर का एक वोट रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर सेक्रेटरी रहेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखेगा। इससे क्या हो गया, ग्लोबल डेवलपमेंट हो गया। वैसे तो इसका फेलियर हो गया था, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो ये चीज़ें। फिर एक और शॉर्ट नोट है यहाँ पे हमारा जो कि है मिलिट्रिज्म यूरोप के अंदर कैसे हुआ। मिलिट्रिज्म का मतलब होता है आप जब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो मिलिट्री पावर को और आर्मी की स्ट्रेंथ को। यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखती थी और जो कि नेसेसरी है नेशन की सिक्योरिटी और प्राइड के लिए। इसकी वजह से कंपटीशन होने लगा लोगों के बीच में, आर्मी और नेवी बढ़ाने लगी, ग्रोथ होने लगी मिलिट्री के एक्सपेंडिचर में, उन पे लोग ज़्यादा खर्च करने लगे। वॉर सॉल्यूशन, वॉर को क्या माना जाता था कि अगर कोई भी लड़ाई हो गई किसी के बीच में किसी भी चीज़ पे, तो हम लड़ाई करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और वो सॉल्यूशन है। मिलिट्री लीडर्स थे वो इन्फ्लुएंशियल होने लगे, ठीक है। कंट्री जर्मनी ब्रिटेन वो इन्वॉल्व करने लगे नेवल रेस में, जिससे वॉरशिप बढ़ने लगी। फियर और टेंशन आ गई लोगों के बीच में। मिलिट्रिज्म ने ऐसी सिचुएशन बना दी कि डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, वो कैसे हुआ, तो यहाँ पे 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ ताकि हम इंटरनेशनल पीस और फ्यूचर जो वॉर हो रहे हैं उसको बचा सकें। ये इसका फेलियर हुआ बिकॉज यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा नहीं था। तो ये कैसे हुआ, अटलांटिक जो चार्टर है 1941 में उसका आइडिया है कि हम ऐसा कुछ करते हैं। फिर इस पर डिस्कशन हुआ वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर 1944 के अंदर, जर्मन की पार्लियामेंट में। फिर ऑफिशियली इसको बना दिया कॉन्फ्रेंस के अंदर 1945 में। फिर 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसको एस्टेब्लिश कर दिया, लीगली काम करने लगा। फिर इसका मेन एम था पीस प्रमोट करना, कोऑपरेशन और सिक्योरिटी, 3 चीज़ें, PCS, ठीक है। इंक्लूड ऑर्गन्स थे इसमें जनरल असेंबली जिसमें सारे कंट्रीज़ के एक मेंबर्स थे और उनकी एक वोट थी। सिक्योरिटी काउंसिल जो कि सेक्रेटरीज थे जो कि हैंडल करते थे काम को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल पीस मेंटेन करने में, लेकिन यहाँ पे उसका फेलियर हो चुका था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ये सारा जो पेपर है ये कंप्लीट होता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो एक सेकेंड, हाँ,
ये देखो 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 के 10 कर लिए। तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से लेके 1945, तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ हुई हमने सारी चीज़ें देखी, सो सारा कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को दोबारा से फिर से अगेन देखना, एंड जो PDF है उसको रीड करना दोबारा से, जो कि PDF के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, सो यू हैव टू वॉच दैट। फिर आपको सारे प्रोसीजर समझ आ जाएगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम।